नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। तारीख है 4 और जनवरी 4 2023 और दिन बुधवार के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपी में जो वैकेंसी निकली हुई है व्यापम के द्वारा, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, जो इसका नया नाम है, इसमें पटवारी से लेके बहुत सारी संयुक्त परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इनके यदि आपको नोट्स परचेज करने हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और ये सभी नोट्स कल की तारीख में यानी आज की तारीख में ये डिस्पैच कर दिए जाएंगे। 996 रुपए के कोर्स के साथ ये नोट्स अभी फ्री मिल रहे हैं, जिनकी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो 899 होगी। लेकिन यहाँ पर अभी एक ऑफर चल रहा है कि जो कि केवल आखिरी तारीख जिसकी 5 जनवरी है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा और ये जो प्राइस होगा इसका 1495 हो जाएगा। वहीं पर पटवारी की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी और साथ में ये जो नोट्स होंगे 899 रुपए के आपको अलग से होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 996 रुपए के साथ फुल वीडियो कोर्स मिल रहा है, अनलिमिटेड टाइम तक इसको आप वॉच कर सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, प्रिंटेड नोट्स भी आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। करंट अफेयर्स इसके अंदर रहेगा ही, साथ में इन सभी नोट्सों की एक पीडीएफ भी आपको वहां पर उपलब्ध रहेगी। ये सारी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर उपलब्ध है, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसी प्रकार से एमपीपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स उपलब्ध हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप एग्जाम गुरुजी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की और सुबह के विचारों के साथ कि किसी की सलाह से रास्ते तो आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मंजिल आपको खुद की मेहनत से ही मिलती है। और स्वाभाविक बात है कि आपको कोई रास्ता बता देगा कि इधर से जाना, फिर राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर ये करना, लेकिन आपको चलना तो स्वयं पड़ेगा, कोई आपको वहां तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आपको खुद के रास्ते से ही चलना पड़ेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसके अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार शुक्ला ने पद ग्रहण किया है अपना, इन्होंने अध्यक्षता संभाल ली है। स्टे सेफ ऑनलाइन एक अभियान चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा जो आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। अश्विनी कुमार वैष्णव इसके मंत्री है। वासेनर समझौता भारत की अध्यक्षता ग्रहण कर लिए, इसके 42 देश इसके मेंबर है। अनुसंधान और विकास को विनियमित करने बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट एक प्रोग्राम शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या है, जो हमारे अभी तक जिन्हें हम लोग वैद्य कहते थे या आयुर्वेदाचार्य कहते थे, उन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा। प्रोफेशनल्स काफी अच्छे तरीके से तैयार किए जाएंगे। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर सार्बिया देश ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के 3 जो जिला अस्पताल हैं उनको एनक्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वहां की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ की जो महिला अंडर 18 हॉकी टीम है, इसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और ये अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से होने वाले हैं वहां पर पार्टिसिपेट करेगी। हमारे मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई केंद्र चल रही है, जिनकी संख्या 56 से बढ़ा करके 100 कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा और ये जो हमारे यहाँ अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण मुक्त जमीनों पर सुराज कॉलोनियां बसाई जाएंगी और यहाँ पर जो गरीब आवासहीन है उनको मकान दिया जाएगा। युवा समागम का कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, ये 12 और 13 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल पे होगा। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। निम्न में से कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? तो वो है कैप्टन शिवा चौहान, महिला है और इन्होंने हमारे देश की ये पहली महिला है, विश्व की भी है, जो इतनी ऊंचाई पर तैनात हुई है। तो फायर एंड फ्यूरी फॉर्म्स अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्ट में सबसे ऊंचे युद्ध का जो मैदान है वहां पर सक्रिय होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और ये जो ग्लेशियर है ये काकोरम जो रेंज है वहां पर है और लगभग 75 किलोमीटर का है और दुनिया का जो बोलते हैं दूसरा सबसे गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है। बहुत कठिनाई वाली जगह है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और आज जो शीतलहर चल रही है इतने में हम लोगों की हालत खराब है। अब आप सोचिए वहां पर क्या स्थिति होगी जब चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ दिखती है। तो वहां पर एक तैनाती होना, महिला का तैनात होना एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है, गर्व की बात है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और वो वहां पर तैनात हुई है। लगभग जो ऊंचाई है उसकी 15,600 फीट की ऊंचाई है। माइनस में भी बहुत माइनस में तापमान रहता है।
तो ऐसी जगह पर पोस्टिंग लेना, वहां पर तैनाती करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, भारत पाकिस्तान वहां पर क्या है कि अपनी सेना तैनात करके रखें, समय समय पर क्या होता है, वैसे वहाँ एक प्रोटोकॉल है कि जब बर्फबारी होती है तो जो अपने सैनिक होते हैं और उधर के जो सैनिक होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ कारगिल वार हुआ था उस समय पर यही समय का फायदा उठा करके आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, तब से वहां पर क्या है कि थोड़ा सा तैनाती बढ़ा दी गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। इनमें से कौन हाल ही में भारत के 78वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो बने हैं कौस्तुभ चटर्जी। ये पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हैं, रहने वाले हैं, और इन्होंने क्या है 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हमारे यहाँ लगातार ग्रैंड मास्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1988 में विश्वनाथन आनंद पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। इसका जो आयोजन करता है, ये जो खिताब देता है, ये कौन देता है? FID देता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ या फ्रेंच परिवर्णी शब्द FID फेडरेशन इंटरनेशनल डिस सिंच के नाम से जाना जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 1924 में बना था, पेरिस में स्थापना इसकी की गई थी, और ये विश्व जो चैंपियनशिप होती है शतरंज की, उसको आयोजित करता है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है अकाडी डवोरकोविच हैं, और FDI का जो मुख्यालय है लुसान में है, स्विट्जरलैंड में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 में। भारत की पहली जो हाइड्रोजन मिश्रित PNG परियोजना है, इसका संचालन NTPC द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है गुजरात राज्य से की गई है। बात को समझ लेते हैं, इस परियोजना को चला कौन रहा है? इस परियोजना को हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी बिजली कंपनी है NTPC लिमिटेड, इसने गुजरात का जो एक कवास जगह है सूरत जिले पे आती है, वहां पर गुजरात की जो गैस लिमिटेड जो पाइप नेचुरल गैस यानी PNG उसके साथ मिलकर के उन्होंने ये शुरुआत करी है। इसमें क्या होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस और मिश्रित जो पाइपलाइन नेचुरल गैस होती है PNG होती है, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, और इस जिस प्रकार से पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, हमारे यहाँ जो BS4 BS5 BS6 गाड़ियां हैं, ये उसी के लिए इंजन तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या धीरे धीरे इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है। 2030 तक इसकी मात्रा 50% के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसी प्रकार से अब क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस को इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन गैस को मिश्रित किया जाएगा, और हमारे घरों पे जो गैस प्रोवाइड की जाती है वो अब क्या होगी, हाइड्रोजन मिश्रित वाली आएगी। तो अब क्या है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तोड़ने के तैयार किया जाता है। और केंद्र सरकार की जो स्वामित्व वाली कंपनी है NTPC ब्लेडिंग, ये गुजरात के जो सूरत जिला है वहां पर NTPC के जो कवास एक जगह है, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। अभी ये 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करेगी, और PNG में जो हाइड्रोजन का भी सम्मिश्रण किया जाएगा, ये लगभग अभी 5% होगा। इसके बाद देखा जाएगा प्रायोगिक तौर पर, जब ये अच्छा इसका वो रहेगा, प्रोडक्शन ठीक रहेगा और यूज ठीक होगी, ज्यादा खपत नहीं होगी इसकी, लोगों को ज्यादा यूज नहीं होगी, तो इसके बाद इसको देखा जाएगा, फिर आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो अभी लोगों को खाना पकाने के लिए उस कुछ एरिया पे दिया जाएगा, देखेंगे खाना कितना समय ले रहा पकाने में, और हमारे यहाँ प्रदूषण पे कितनी कमी हो रही है। इन सारी चीजों को अध्ययन के बाद कितनी महंगी पड़ रही है, किस प्रकार से क्या होगा, सारी परियोजना का अध्ययन करने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो PNG प्लस ग्रीन हाइड्रोजन की मिक्सर गैस का ये जो चालू किया गया है प्रोजेक्ट, इसकी जो शुरुआत हुई है गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा, गुजरात के सूरत। यदि आपसे ऑप्शन में गुजरात की जगह सूरत आता है तो सूरत भी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कवास है सूरत जिले के अंतर्गत आता है। पहला गांव जो भी है सौर ऊर्जा का, वो पूरी तरह से जो गांव है वो भी गुजरात का था। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का जो संचालन है कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, तब इसकी परियोजना निर्धारित की गई थी। ये जो क्रूज है ये वाराणसी से चलेगा, और एक अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है बांग्लादेश की, उसको भी टच करके वहां से निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2023 से होने वाली है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नदी क्रूज की यहाँ पे बात हो रही है, लंबी नदी क्रूज का होगी। और उत्तर प्रदेश में इसकी प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की जाएगी, बांग्लादेश होते हुए जाएगी, वहां पे जो पर्यटक स्थल है, जो जंगल है, नदी है, टापू, उन सबको घुमाते हुए वो डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। इसका जो नाम दिया गया है वो नाम उसी समय पे दे दिया गया था, हालांकि गंगा विलास क्रूज दिया गया है। 50 दिनों का सफर रहेगा, जो गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर, ये सब कुछ होते हुए 27 नदी प्रणालियों को जोड़ करके लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें बांग्लादेश की भी परमिशन आवश्यक थी, जो कि मिल चुकी है। इसके बाद ये परियोजना आगे बढ़ी है, क्योंकि बांग्लादेश की ये क्या सीमा को क्रॉस करेगी।
ठीक है। वर्तमान में भी केंद्रीय हमारे यहाँ जो बंदरगाह मंत्री हैं वो कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में। निम्न में से कौन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है, तो वो है चीन। इसके पहले जर्मनी हो चुका था, पिछले वर्ष ही जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करी थी। अब चाइना ने भी ऐसा कहा है कि वो एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है जिसने शहरी ट्रेनों को लॉन्च अभी हाल फिलहाल किया है। तो जो चीन की कंपनी है वहाँ पे सीआरआरसी, उसने बनाई है ट्रेनें और इनकी अधिकतम जो स्पीड है 160 किलोमीटर के आसपास है। यदि बात कर लीजिए भारत की, तो भारत क्या कहते हैं 2023 तक भारत ऐसा सोच रहा है। भारत जो हमारे यहाँ के रेल मंत्री हैं इनका ये कहना है, अश्विनी वैष्णव का, कि 2023 तक हम अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर सकते हैं, ऐसी की संभावना है। और लगभग जो जिनका ये हमारे जो मिनिस्टर है वर्तमान में अश्विनी वैष्णव, ऐसा हो सकता है कि वो चालू कर दें, क्योंकि ये अपने काम को लेकर के बहुत ही सजग माने जाते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, प्री 2022 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 100 टेस्ट हमेशा एग्जाम गुरुजी आपको देता है। ये टेस्ट सीरीज का जो नॉर्मल प्राइस रहता है वो 499 रहता है एग्जाम तक, लेकिन अभी स्टार्टिंग में 299 इसका प्राइस रखा गया है। और ये तारीख 5 को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इसका शेड्यूल भी वहां पर डाल दिया गया है, आप वहां पर देख लेंगे। पूरा करंट अफेयर्स अप्रैल तक वहां पर रहेगा, तो टेस्ट कुछ बढ़ भी सकते हैं इसमें। 20 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। तो यदि आप आगे के एग्जाम चाहे आपका पटवारी है या ये है, तो दोनों साथ साथ करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पे लाभदायक हो सकती है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपकी इसकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। क्योंकि पटवारी के एग्जाम अप्रैल तक जाएंगे, मई में इसका एग्जाम है, तो आपको 1 महीने का टाइम वहां पर मिलेगा। तो आपको यदि ये दोनों एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसको पैरेलल लेकर के चलना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया, रास्ता आपको खुद तय करना है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। किस तारीख को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के जो मैस्कट यानी शुभंकर होता है, टार्च जो लेकर के दौड़ते हैं वो, प्लस एंथम एक गीत होता है, हर खेल का ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत, इसकी जो इनॉग्रेशन होने वाला है वो कब होने वाला है, तो 7 जनवरी को एक प्रोग्राम होगा जहां पर हमारे खेलो युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो आएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री रहेंगी सुधराजा सिंधिया, और यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब होने वाले हैं, तारीखें रट गई होंगी, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। कितने शहर में होंगे, 8 शहर में होंगे। 8 शहरों में से ऑप्शन आ गया कि इनमें से किस शहर में नहीं है, तो याद रखना है कि भोपाल में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में। ये शहर हमें रटे हुए हैं। 3 शहरों के नाम याद रखने हैं, मंडला, बालाघाट और खरगोन, जिसे महेश्वर कहते हैं। एक गेम ऐसा है, हमने आपसे पिछली बार पूछा था कि कहाँ बाहर होगा मध्य प्रदेश के, वो है साइकिलिंग, जो कि दिल्ली में आयोजित होगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, कौन सा, काइकिंग। मध्य प्रदेश इसमें जीतेगा क्योंकि लगातार अच्छी प्रदर्शन करता है। कैनो सलालम और तलवारबाजी, खेलो इंडिया जो गेम्स होने वाले हैं इसकी पहली बार हिस्सा होंगे। कुल कितने खेल होंगे, तो 27 खेल होंगे। 9 शहरों में 8 शहर मध्य प्रदेश के, 1 शहर दिल्ली। 23 गेम वेन्यू होंगे इसमें, लगभग से 6000 के आसपास खिलाड़ी इसमें आएंगे। बहुत सारी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लेकर के की जा रही है। मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितने स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, तो किए जा रहे हैं 370। लेकिन कुल स्कूलों की संख्या कभी भी आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि ये बजट में बाकायदे इसकी घोषणा हुई है, तो 9200 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। ये स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रथम चरण का जो बजट अलॉट किया गया है अभी, वो 370 स्कूलों का किया गया है। 275 स्कूल, इतना डिटेल में नहीं जाना है, स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा, और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा 95 स्कूल किए जाएंगे। टोटल जो बजट अभी दिया गया 2000 का दिया गया। कुल स्कूल 9200, प्रथम चरण में 370 आपको वैसे भी याद हो जाएगी, 370 इस सरकार ने हटाई थी, 370 हमें याद रहेगी पहले चरण में। ठीक है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना की शुरुआत किस जिले से की जाएगी, तो ये की जाएगी टीकमगढ़ से। और इसकी जो शुरुआत है अभी 4 जनवरी को, यानी आज की तारीख में मुख्यमंत्री का वहां पर कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। और जो वहाँ आवास है सभी को, उसके लिए भूखंड दिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाए जाएंगे, शौचालय योजना के अंतर्गत शौचालय बनवाए जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट वहां पे होगा। ये उनके लिए है जिनके पास खुद का आवास नहीं है, तो इसके क्लॉज आप याद करके रखेंगे। ये किसके लिए है, तो जिनके पास खुद का आवास नहीं, ऐसे आवासहीनों को ये मुख्यमंत्री
आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, उन्हें पट्टा प्रदान किया जाएगा और ये दोनों लोगों के नाम से होगा, पति पत्नी के नाम से। इसका कोई प्रीमियम नहीं लगेगा, जो भूमि होगी, जमीन होगी, निःशुल्क मिलेगी। बाकी इस जमीन के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार की योजनाएं, चाहे वह केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे हमने बताया कि सरकार जमीन मुफ्त में देगी, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनेगा, बाकी की चीजें भी उसी के माध्यम से डेवलप की जाएंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए नियम क्या है, आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम की भूमि होनी चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पात्रता परिचय होनी चाहिए पीडीएस का, परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, प्लस सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए, ना मतलब उसमें नहीं होना चाहिए कोई सदस्य। तो इसके साथ ही आवेदक का नाम उस गांव का जो भू आवास जहाँ पे चाहता है 1 जनवरी 2021 की जो मतदाता सूची है उसमें दर्ज होना चाहिए। यानी आपको यदि गांव में जमीन चाहिए तो वहां पे आपका जो वोटर लिस्ट है अभी अपडेट हो रही है, अपना नाम अपडेट करवा लीजिए, उस पे नाम होना चाहिए। आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश के किस वर्ग के छात्रों के लिए संचालित की जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है उनके लिए चलाई जाती है। इसमें इंजीनियरिंग यानी बेसिक 11 12 के साथ साथ जो कोचिंग्स होती हैं प्लस बाकी की जो तैयारियां होती हैं उसके लिए पूरी कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है। ये पेपर में ये करंट अफेयर में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि इसमें पहले जो था लगभग 250 छात्रों को इसका लाभ दिया जाता था, लेकिन इसकी संख्या बढ़ा करके अब 1600 विद्यार्थियों को कर दी गई है कि सरकार अब इतने विद्यार्थियों को ऑफलाइन कोचिंग से लाभान्वित करेगी। ठीक है, और ये 22-23 के लिए इसके लिए अलग से उन्होंने बजट भी अलॉट कर दिया है और ये चलाई जाती है मध्य प्रदेश शासन के जो जनजाति कार्य विभाग है उसके अनुसार चलाई जाती है। इसमें 11वीं 12वीं के जो छात्र होते हैं उनको संभागीय जो मुख्यालय होते हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान होते हैं, वहाँ जेई नीट एम्स क्लेट इनके साथ क्या की जाती है, कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 में। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच कि सभी पदों पर यदि कोई महिला निर्वाचित होती है, निर्विरोध, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे निर्विरोध निर्वाचन की बात हो रही है, तो उसको उस कितनी राशि प्रदान की जाएगी, उस पंचायत को दी जाती है, कितनी जाएगी, 15 लाख रुपए। ये राशि पहले कम थी, 10 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जहां पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये प्रश्न भी आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि इसकी बाकायदे अभी जो पंचायत सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश शासन का किया गया था, तो इसकी बहुत अच्छे तरीके से घोषणा की गई थी, पूरे गाजे वाजे के साथ, कोई कमी नहीं की गई थी घोषणा करने में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यदि कोई सरपंच निर्विरोध चुना जाता है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और निर्वाचन लगातार यदि वो जीत रहा है तो उसको 7 लाख मिलेंगे। लेकिन इसमें महिलाओं को पूछने की संभावना ज्यादा है और इसी ग्राम पंचायत जहाँ पे पंच सरपंच सब निर्विरोध चुने जाएंगे तो ये 7 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यदि कोई महिला पंच निर्वाचित होगी तो उसे 12 लाख रुपए, और पंचायत में पंच सरपंच यानी सबकी सब महिलाएं होंगी और वो भी निर्विरोध होंगी तो उन्हें 15 लाख रुपए मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। इससे क्या है कि चुनावों के समय हमारे यहाँ जो सरपंच के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, आपसी द्वेष काफी तेजी से बढ़ता है। तो ऐसा यदि निर्विरोध वो चुने जा रहे हैं, आपसी सहयोग से चुने जा रहे हैं, तो उस गांव का माहौल भी काफी अच्छा रहता है। हमारे यहाँ ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं, सबसे बड़ी पंचायत है हमारे गांव का माहौल बहुत खराब होता है इससे। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि कारोपनी प्राकृतिक हिरण पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में। आप सभी के उत्तर मिल गए थे, आप सभी ने दिए हैं। शमशेर आपका तो पिन भी कर दिया था आंसर, आपने बढ़िया आंसर लिखा था। तो ये किस जिले में स्थित है, डिंडोरी राइट आंसर था। लगभग लोगों ने डिंडोरी इसका राइट आंसर दिया है। काला मृग इस प्रकार का होता है, ठीक है, और ये श्याम मृग कहा जाता है और ये धब्बेदार होता है। हिरणों के लिए अब जो ये कोरोपानी है, इनकी संख्या बहुत धीरे से मतलब काफी तेजी से विलुप्त हो रही है, तो इनके लिए क्या किया गया, ये संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और ये एक गांव है, उसको पूरा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। आप यहाँ टहलेंगे तो आपको ये जो काले हिरण है आपके साथ अगल बगल आपके मिल जाएंगे, तो ये प्राकृतिक रूप से है, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये जो गांव है पूरा उसके अंडर में संरक्षित है, उसके लिए जो भी आवश्यकताएं होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी करता है। और ये जो कृष्ण मृग होता है, ये बहुशिंगा प्रजाति की इकलौती जीवित जाति जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और विशेषकर कारोपानी में इस जाति के हिरण पाए जाते हैं। इसकी यदि आप बात करेंगे तो इसका जो नाम है वो जीनस एनिलोप है, जो इसकी काले हिरण की प्रजाति का एकमात्र सदस्य है। अब इनकी जो वर्णन हुआ था, इसके बारे में जो जानकारी दी गई थी 1758 में, स्वीडिश जूलॉजिस्ट है कार्ल लिनियस, इन्होंने इसके बारे में पहली बार जानकारी दी थी
और ये जो पाए जाते हैं ज्यादातर मैदान और थोड़ा जंगलों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। बात करी जाए तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972, उसकी अनुसूची 1 के तहत कृष्ण मृग का इनका शिकार करना या नुकसान पहुंचाना अपराध है। सलमान खान आपको याद है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी लगने वाली हैं। हो सकता है इसमें भी एक एक दिन का बदलाव किया जाए, क्योंकि प्रश्नों को खोजने में पूरे एक वर्ष के प्रश्न है, इनको एक तो कैटेगराइज करने में बहुत समय लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों की क्लास एक एक दिन बढ़े। मुझे आशा है कि आप लोग उसके लिए विनम्रता पूर्वक मैं आपसे अनुरोध करूंगा, तो आप लोग सहयोग जरूर करेंगे, थोड़ा नाराजगी के साथ करेंगे लेकिन सहयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो एक एक दिन का शेड्यूल आपका इसका बढ़ाया जा सकता है। एक क्लास आपकी मध्य प्रदेश की केवल एक क्लास बनाई जाएगी, वो पूरे मध्य प्रदेश उस पर मैं कराऊंगा। इसकी आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की एक क्लास बनाई जा रही है, जिसमें पूरा आपका आईटी और जो हमारा डिफेंस है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शब्दावली है या कोई वेपन्स है, उसके बारे में बहुत बार प्रश्न आते हैं। खेल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पुस्तकें, इसका हम एक अलग करंट अफेयर करेंगे, एक बार में पूरा प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। साथ ही में जो तीसरी क्लास होगी इसमें सब कुछ समेट लेंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जितने भी घटनाक्रम होते हैं, नियुक्तियां, सूचकांक, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए शब्दावलियां होती हैं, या कोई सूचकांक जारी किया जाता है अलग अलग संस्थानों के माध्यम से, वो सारी चीजें हम करेंगे। क्लास हो सकता है आपकी 12 से 13 जनवरी के आसपास, युवा दिवस तक में ये खत्म हो जाए सभी की सभी क्लासेस। एक एक दिन का शेड्यूल मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि मैं बढ़ाऊंगा तो आप लोग नाराज नहीं होंगे। वो आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्नों को छांटने में काफी समय लग रहा है। साथ में आपका ये डेली करंट अफेयर्स हो ही जाता है। एमपीपीएससी प्री की जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी काम चल रहा है, पटवारी की टेस्ट सीरीज पे चल रहा है। नोट्स भी हमें आपके बुधवार को आज की तारीख में डिस्पैच हो जाएंगे एग्जाम गुरुजी से। संख्या बहुत ज्यादा थी नोट्सों की जो आपने लॉन्च किए थे कोर्स पटवारी के, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। नोट्स अभी शाम को आ चुके थे, कल उनको डिस्पैच कर दिया जाएगा, 3 स्लॉट में किया जा रहा है। एक बार में इतना कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, बहुत छोटी सी टीम है हमारी, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रहती है, आप लोग करते हैं, नाराज होकर करें लेकिन करते हैं, ये मैं मानता हूँ आपकी बात को। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हमें करनी पड़ रही हैं आप लोगों के लिए। और आज का प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में ये रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? कुंडलपुर, पुष्पगिरी या बांदकपुर, अथवा ए सी दोनों? इसका राइट आंसर क्या है? बहुत खबरों में था ये 2022 में। और जैन समुदाय का, हमारे जो जैन समाज है उसका एक जो तीर्थ स्थान है उसको पवित्र क्षेत्र बनाने के कारण उस पर विवाद हो गया है, इसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है। और जो दूसरा है झारखंड का है, उसको पवित्र क्षेत्र बनाने पर भी विवाद हो रहा है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और आप उसके बारे में पढ़ के रखें। करंट अफेयर में जरूर सम्मिलित नहीं कर पाया, उसको याद था लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन उसके बारे में पढ़ के रखेंगे। वो झारखंड में आता है, और फिर मैं अगले करंट अफेयर में उसको सम्मिलित करूंगा। आशा है आप लोगों को करंट अफेयर पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई कमी है 2023 है, उन कमी को हम पूरा करेंगे, हमें सुझाव जरूर दें। और फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी, दिन गुरुवार की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। ठंड भी बढ़ रही है, साथ साथ महीने भी, दिन भी बढ़ रहे हैं, परीक्षाओं के दिन भी नजदीक आएंगे। हमें भटकना बिल्कुल नहीं है और घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर मुलाकात होती है, तब तक ध्यान रखिए।